हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी 91 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक जो चैप्टर देखेंगे उसका नाम है प्यारे बच्चों एडवर्ब। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसको। प्यारे बच्चों, जो चैप्टर है उसका नाम ही है एडवर्ब। थोड़ा सा पहले हम लोग इससे हट के बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं एडवर्ब शब्द की, तो हिंदी इसकी होती है क्रिया विशेषण। थोड़ा थोड़ा नाम से आप लोगों को कुछ आइडिया जरूर लग रहा होगा कि क्रिया विशेषण अगर नाम है तो ये विशेषता बताने का काम करता होगा। और किसकी विशेषता को बताएगा? क्रिया की, मतलब वर्ब की विशेषता को बताएगा। या आप दूसरी भाषा में इसी को कह सकते हो कि वर्ब के बारे में जो बताता है। क्या कह सकते हो? वर्ब के बारे में जो बताता है उसको हम क्या बोला करते हैं? एडवर्ब बोला करते हैं। क्लियर है इतना? थोड़ा सा और आगे सुनिए। तो प्यारे बच्चे, जो अपना एडवर्ब होता है ना, ये केवल वर्ब के ही बारे में नहीं बताता, ये वर्ब के अलावा ये एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। कहने का मतलब है कि ये एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है। और इसके अलावा जो दूसरे एडवर्ब्स होते हैं उनकी भी विशेषता को बताता है या उनके भी बारे में बताता है। तो जो वर्ब होता है ये मुख्यतः एडवर्ब होता है मुख्यतः तो वर्ब की विशेषता को बताता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स की भी विशेषता को बताया करता है। क्लियर है? तो चलो इसको तुरंत एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बताता है। हमने लिखा कमल वॉक्स स्लोली। दूसरा हमने लिखा दे आर टोटली इनसेन। और तीसरा हमने लिखा रमेश इज अ वेरी वाइज पर्सन। और चौथा हमने लिखा माई मदर सेंट मी अ वेरी कॉस्टली डिजाइंड रिंग। ये सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं थोड़ा सा इन सब के बारे में, खोज खबर लेते हैं इन सब की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो लिखा कमल वॉक स्लोली। कमल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और वॉक्स क्या है यहाँ पे? वर्ब, ठीक है। तो कमल धीरे धीरे चलता है। अब स्लोली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। अब यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो स्लोली है क्या है, वो ऐसे समझें कि कमल धीरे धीरे है या चलने का काम धीरे धीरे हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो स्लोली वर्ड है ये चलने के बारे में बता रहा है कि चलने का जो काम है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो चलना वर्ब है और वर्ब के बारे में जो बताएगा उसको हम क्या बोल देते हैं? एडवर्ब। क्या बोल देते हैं उसको? हम एडवर्ब बोल देते हैं। दूसरी बात, जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे समझो कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे मैक्सिमम वर्ड्स जिसके लास्ट में एल वाई लगा होता है वो क्या हुआ करते हैं? एडवर्ब हुआ करते हैं। या इसी को दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो अगर किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई लगाया जाता है तो किस में बदल जाता है? एडवर्ब में। जैसे हमने लिखा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कोई पर्सन होता है ना, पर्सन नाउन होगा और उसके बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में हमने एल वाई लगाया तो क्या बन जाएगा? ये ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली क्या होता है? एडवर्ब हुआ करता है, ठीक है। हमने लिखा ऑनेस्ट और हमने ऑनेस्ट में एल वाई लगाया तो क्या बन गया? ऑनेस्टली। तो देखो ऑनेस्ट जो है क्या है? एडजेक्टिव है और इसमें एल वाई हमने जोड़ा तो ऑनेस्टली बनाए क्या हो गया? एडवर्ब। तो ऐसे मैक्सिमम वर्ड्स जिसके लास्ट में एल वाई लगा होता है वो सब क्या होते हैं? एडवर्ब हुआ करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं टॉपिक पे। अगला देखिए लिखा दे आर टोटली इनसेन। तो आर यहाँ पे वर्ब है, दे क्या है? सब्जेक्ट। इनसेन मतलब होता है प्यारे बच्चों असभ्य, असभ्य होता है।
ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ टोटली को आप भूल जाओ तो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, दे आर इनसेन। अगर आप यहाँ पे टोटली शब्द को भूल जाओ तो यहाँ पे क्या होगा, मीनिंग क्या निकलेगी, दे आर इनसेन, वह क्या है, असभ्य हैं। तो प्यारे बच्चों जो दे लिखा है, ये जो यहाँ पे दे शब्द लिखा है इसी के बारे में इनसेन बता रहा है ना। तो दे प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो शब्द बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब ये जो टोटली है वह पूरे हैं कि इनसेन पूरी तरह से हैं, मतलब वह पूरी तरह से हैं या असभ्य पूरी तरह से। तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से असभ्य हैं। तो ये जो यहाँ पे टोटली वर्ड लिखा है किसके बारे में बताया, इनसेन के बारे में। इनसेन एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बारे में जो बताता है वो एडवर्ब। दूसरा लास्ट में ly लगा है तो वो भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। लेकिन ये हर जगह पे काम नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे काम किया करता है। अगला देखिए लिखा है रमेश इज अ वेरी वाइज पर्सन। अब देखो यहाँ रमेश क्या है, नाउन है, इज वर्ब है। अच्छा पर्सन का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नाउन है। अच्छा वाइज कौन है, पर्सन, नाउन के बारे में वाइज बताएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और वेरी बहुत वाइज है कि बहुत पर्सन है, तो जाहिर सी बात है आप बताओगे सर बहुत वाइज है, तो वाइज एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बारे में जो बताता है उसको एडवर्ब। तो यहाँ पे जो वेरी लिखा है एडवर्ब है। अगला देखिए लिखा माई मदर क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंट क्या है यहाँ, वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, क्या भेजा, तो यहाँ पे देखिए लिखा है रिंग। रिंग क्या होता है, नाउन, और कैसी रिंग है, डिजाइन्ड है, तो नाउन के बारे में बताया तो ये क्या हो जाएगा, अपना एडजेक्टिव हो जाएगा। अब कॉस्टली मतलब डिजाइन है या रिंग कॉस्टली है, तो डिजाइन कॉस्टली है तो ये इसके डिजाइन के बारे में बताया तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडजेक्टिव के बारे में बताया एडवर्ब। अब बहुत कॉस्टली है कि बहुत डिजाइन्ड है या बहुत रिंग है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो एडवर्ब के बारे में बताया तो वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो ध्यान से देखिए सुनिए, पहले सेंटेंस में वर्ब की विशेषता को बताया एडवर्ब, दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है एडवर्ब, तीसरे सेंटेंस में भी एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है एडवर्ब, तो चौथे सेंटेंस में यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता रहा है और एडवर्ब की भी विशेषता को एडवर्ब बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता को बताता है। हालांकि जो अपना एडवर्ब होता है ये लगभग जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सबकी विशेषता को बताया करता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे, वहां से हम लोग कुछ देखना इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों लिखा क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया मतलब वर्ब, किसी विशेषण मतलब एडजेक्टिव, दूसरी क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब तथा अन्य शब्दों नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के, चूंकि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को कौन बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को एडजेक्टिव बताता है, तो उसको छोड़ के बाकी सबकी विशेषता को बताता है। वही लिखा है यहाँ पे एन एडवर्ब इज अ वर्ड टू यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, मतलब वर्ब की मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, मतलब वर्ब के बारे में बताता है। एन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। ऐसे ही लिखा है अनदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब्स के बारे में भी, और या फिर एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक अन्य दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता है, एक्सेप्ट को छोड़कर। एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़कर, किसको छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, ठीक है। तो देखते हैं, देखो पहला सेंटेंस लिखा अमित वर्क्स क्विकली, तो वर्क्स क्या है यहाँ पे, ये वर्ब है और वर्ब के बारे में बताया तो क्विकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अगला रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे, रश्मि के बारे में बताया तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये वेरी, रश्मि बहुत है कि ब्यूटीफुल बहुत है, तो ब्यूटीफुल बहुत है तो ये वेरी एडवर्ब। अगला द चाइल्ड फ्लू जस्ट ओवर अब हिज हेड, अब ये जो जस्ट है किसके बारे में बता रहे हैं, इस ओवर के बारे में ना। और प्यारे बच्चों ओवर प्रीपोजिशन होता है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्वालिफाई कर रहा है। अगला देखिए जस्ट आफ्टर, अब देखो राजेश केम, ये हो गया एक क्लॉज, और यू हैड गॉन ये दूसरा क्लॉज, और केम क्या है, कंजंक्शन। तो यहाँ पे देखो ये जो जस्ट है कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि मुख्यतः जो एडवर्ब होता है ये वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है, लेकिन दूसरी भाषा में कहें तो ये नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के सबकी विशेषता को बताता है, ठीक है। अगला देखिए लिखा कभी कभी एडवर्ब किसी शब्द को नहीं बल्कि पूरे वाक्य को मॉडिफाई करते हैं, जैसे प्रोबेबली संभवतः, जया इज राइट, जया क्या है, सही है, तो जया सही है
इस पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में प्रोबेबली बता रहा है, एडवर्ब है। अगला देखो लिखो फॉर्चुनेटली, मतलब भाग्य से दे डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, कि उनको कोई चोट नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस को ये क्वालिफाई कर रहा है फॉर्चुनेटली, तो यहाँ भी एडवर्ब है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए लिखा है एडवर्ब के प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सिंपल एडवर्ब होते हैं, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, और तीसरा रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। तो एक एक करके चलिए देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला लिखा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? ये किसी कार्य के करने के समय को बताते हैं, ठीक है। किसी कार्य के या करने या होने के समय को जो व्यक्त करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। वैसे भी किसी सेंटेंस की अगर मेन वर्ब से हम एक क्वेश्चन करते हैं व्हेन, तो इसका जो जवाब मिलता है वो क्या होता है? हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। और अगर इतना डिटेल में नहीं कह सकते तो बस इतना समझो कि अगर किसी सेंटेंस की मेन वर्ब से हम जो क्वेश्चन करते हैं व्हेन से, तो उसका जो जवाब मिलता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा एडवर्ब हुआ करता है। क्लियर है इतना? चलिए देखते हैं आगे। तो कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम इधर लिखे हैं, जैसे नाउ, बिफोर, सून, डेली, देन, यस्टरडे, लास्ट मंथ, रिसेंटली, हाल ही में, शॉर्टली, जल्दी ही, टुडे, आज, लास्ट ईयर, बीता हुआ समय, एगो, पहले, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, लेट, लेटली, ये सब किसको बारे में बताते हैं? समय के बारे में। तो ये सब क्या हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर प्यारे बच्चों, मैनर मीन्स होता है मेथड। मैनर मीन्स क्या होता है? मेथड। और मेथड मीन्स क्या होता है? तरीका। तो ये किसी कार्य को किस तरीके से किया गया, कैसे किया गया है। जब किसी सेंटेंस की हम मेन वर्ब से क्वेश्चन क्या करते हैं, हाउ, मतलब कैसे, तो इसका जो जवाब होता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ करता है। सॉरी, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ करता है। तो ये ढंग को बताते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हार्ड, कठिन, वेल, अच्छा, ब्रेवली, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, बैडली, फ्लुएंटली, ये सब क्या हैं? ये सब के सब एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। जैसे हमने लिख दिया कमला राइट्स द लेटर ब्यूटीफुली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का काम कैसे हो रहा है? ब्यूटीफुली हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। लिखने का काम किस तरह से हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा है प्यारे बच्चों एडवर्ब ऑफ डिग्री, या इसी को इंटेंसिटी बोला जाता है, या फिर इसी को क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा, सीमा या डिग्री, हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, या टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितना अधिक का बोध कराते हैं। जैसे हमने लिखा वेरी, टू, ऑलमोस्ट, लगभग, एनफ, पर्याप्त, पार्टली, अंशतः, क्वाइट, एकदम से, सो प्रीटी, ठीक है। मतलब अधिक, रेदर, फेयरली, पॉजिटिव और निगेटिव हैं। अगला देखिए मच, अधिक, होली, पूरी तरह से। तो ये सब के सब वर्ड जो हैं देखो, इसमें रेदर निगेटिव होता है, फेयरली पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सब के सब किसको बताते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री को। अगला देखिए लिखा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन, ये पॉजिटिव या निगेटिव को बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा नॉट, हार्डली, सर्टेनली, यस, नो, ये सब क्या होते हैं? अब आज के बाद में जो लोग कहते हैं ना कि आप बोलते हो मे आई कम इन सर, तो सर क्या बोलते हैं? यस। तो जो यस बोलते हैं वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। या किसी को आप जो नो बोलते हो तो भी क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए लिखा हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? प्रश्न पूछने का इनसे पता चलता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं और ये टाइम, प्लेस, स्टेट, मैनर, रीजन, इन सबको बताते हैं। अब प्यारे बच्चों जरूरी नहीं कि जो अपना एडवर्ब होता है ना वो एक एडवर्ब है वो एक ही प्रकार का एडवर्ब हो, ये जरूरी नहीं होता है। एक ही एडवर्ब कई चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। जैसे हमने व्हेन मान लीजिए लिख दिया है, ठीक है। हमने क्या लिख दिया इधर? हमने लिख दिया इधर व्हेन। अब जो व्हेन है ये देखो, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है, चूंकि इससे प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, इससे क्वेश्चन पूछने का भी पता चल रहा है ना, इससे क्वेश्चन पूछने का पता चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। लेकिन टाइम के बारे में बता रहा है तो इसको आप मतलब टाइम के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये टाइम, प्लेस, स्टेट, मैनर, रीजन सबको बैक करते हैं। जैसे हमने लिखा व्हेन डिड शी गेट अप।
अब वो कब उठी, तो उठने के बारे में ये जो व्हेन है बता रहा है ना, तो एडवर्ब हो जाएगा। चूंकि उठने का कोई समय होगा तो टाइम के बारे में बता रहा है। ऐसे लिखा वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे रहने के बारे में बता रहा है, वेयर प्लेस हो गया। अगला लिखा है एडवर्ब प्लेस क्या होते हैं, जो किसी स्थान के बारे में, किसी कोई कार्य किस स्थान पे हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब प्लेस। हाउ आर यू, अब देखो यहाँ अवस्थक बता रहा है। ऐसे लिखा हाउ डिड ही नहीं, हाउ डिड द साल, ये देखो हाउ डिड यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हाउ यहाँ पे होना चाहिए हाउ डिड ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ऐसा होना चाहिए यहाँ पे कि हाउ डिड ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए लिखा व्हाई मीन्स क्यों। अब यहाँ पे जो क्यों है, क्या रीजन को पूछ रहा है ना, कोई कारण ही तो बताएगा क्यों। चलो देखते हैं, तो व्हाई डिड मिस्टर सिंह पनिश द स्टूडेंट, मिस्टर सिंह ने स्टूडेंट्स को क्यों पनिश किया, तो कारण पूछा जा रहा है, तो रीजन को यहाँ पे बता रहा है। कौन बता रहा है, व्हाई बता रहा है। बढ़ते हैं, अगला देखिए लिखा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब दो क्लॉज को जोड़ के कंजंक्शन का कार्य करते हैं तो रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे लिखा है विल यू टेल अस द रीजन, क्या आप मुझे कारण बताओगे, व्हाई क्यों, रामू वाज सेंट टू जेल, रामू जेल क्यों भेजा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये विल यू टेल अस द रीजन और यहाँ पे रामू वाज सेंट टू जेल, ये दो क्लॉज है ना, और ये जो दोनों क्लॉजेज हैं इनको जोड़ कौन रहा है, व्हाई। और चूंकि व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे दो क्लॉजेज को जोड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए लिखा दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर माई फ्रेंड्स हैड स्टडीड। अब ये दिस इज द इंस्टीट्यूट एक क्लॉज ये हो गया, और माई फ्रेंड हैड स्टडीड ये दूसरा क्लॉज हो गया। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, वेयर जोड़ रहा है, तो वेयर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब। अगला देखिए लिखा है आई नो द टाइम, तो ये एक क्लॉज ये हो गया, व्हेन जोड़ रहा है और ही कम। ठीक है, ही केम, तो आई नो द टाइम व्हेन ही केम, तो यहाँ पे जो व्हेन लिखा हुआ है इन दोनों को जोड़ रहा है। अगला लिखा है डू यू नो द प्लेस, एक क्लॉज ये हो गया, दूसरा क्लॉज क्या है, सारिका लिव्स, तो इन दोनों को जोड़ने काम कौन कर रहा है, वेयर कर रहा है, तो वेयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब प्लेस। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने बताया किसके बारे में बताया, मेथड तरीके के बारे में बताता है ना, जैसे स्लोली, केयरफुली, फास्ट, लेट, बेल, ईटीसी, तो इन सबको प्राय वर्ब के बाद अथवा ऑब्जेक्ट के रहने पर ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। अब इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है वर्ब, वर्ब के बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट, ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है और मेन वर्ब आई है, ठीक है, और मान लो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग AOM लिख दे रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग मेन वर्ब के बाद कर लेंगे। और मान लो सब्जेक्ट आया है फिर मेन वर्ब आई है और फिर ऑब्जेक्ट आया है, तो फिर हम क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के बाद कर लेंगे, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद कर लेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग। जैसे हमने लिखा सी रैन फास्ट, अब देखो यहाँ पे सी रैन फास्ट, अब वह तेज दौड़ी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, हमने इसको मेन वर्ब के बाद लगा दिया। ठीक है, अगला देखिए लिखा है सी स्माइल्स स्वीटली, स्माइल्स क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट आया नहीं, तो यहाँ पे स्वीटली इसके बाद लगा दिया। दे प्लेड वेल, प्लेड के बाद में वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो हमने इसके तुरंत बाद में लगा दिया। यही मैं अगर ऐसा लिख देता कि दे प्लेड क्रिकेट, अब देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो अब क्या करते हैं, वेल को हम यहाँ लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, अगला देखिए लिखा है सी sang ब्यूटीफुली, अब यहाँ भी sang मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ब्यूटीफुली इसी के बाद लगाया। अगला लिखा है सौरभ डज हिज वर्क, सौरभ करता है, क्या करता है, अपना कार्य करता है, तो ये ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग सामान्य, एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो सेंटेंस लिखा है द स्टूडेंट लिसन टू मी विथ केयरफुली, अब केयरफुली क्या एडवर्ब है, तो इससे पहले हम विथ को हटा देंगे।
अगला देखिए लिखा हुआ है, जैसे हमने वही सेंटेंस लिखा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यू कैन डू दिस विथ इजली। अब देखिए यहाँ पे जो इजली है, आसानी से ये करने के बारे में बता रही, वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब, तो इससे पहले हम विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने और सेंटेंस लिखा, हमने लिखा द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन विथ ऑनेस्टली। तो यहाँ पे सॉल्व करने का काम ऑनेस्टली हुआ है ना, तो ऑनेस्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाते, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विथ को हटा देंगे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान के बारे में, कोई कार्य कहाँ किस स्थान पे हो इसको बताएगा। कौन होता है, हेयर, देयर, इन द बॉक्स, एवरीवेयर, ऑन द डेस्क, ये सब क्या होते हैं, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ करते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है कि किसी कार्य के करने या होने के स्थान के बारे में बताता है। तो यहाँ भी वही है कि वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के रहने पर ऑब्जेक्ट के बाद सेम काम है। तो देखिए इसमें पहला सेंटेंस लिखा है ही इज हेयर कमिंग। अब कमिंग क्या है, मेन वर्ब है, तो हेयर को उठाएंगे लास्ट में लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे। ऐसे यू कैन एनीवेयर, अब ये प्लेस के बारे में बता रहा है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, गेट क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। तो अच्छा क्या पा सकते हैं, दिस बुक, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में उठा के फेंकेंगे। तो देखो ये लास्ट में उठा के आ गया इधर। अगला देखिए लिखा हुआ है गार्ड एवरीवेयर लिव्स। अब देखो गार्ड सब्जेक्ट, एवरीवेयर क्या है, मेन वर्ब, तो अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के बाद यहाँ पटकेंगे इसको। अगला लिखा है द स्टूडेंट आर देयर स्टैंडिंग। अब द स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब और स्टैंडिंग मेन वर्ब। तो जब मेन वर्ब है तो इसको मेन वर्ब के बाद रखेंगे, तो देयर को उसके बाद में लगा देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्न वाक्य में वर्ब के बाद दो या दो से अधिक एडवर्ब आए तो उनका क्रम निम्न प्रकार होता है। प्यारे बच्चों, ये जो क्रम होता है इसको हम एमपीटी बोलते हैं, मारपीट टाइम से। ठीक है, ये है मारपीट टाइम से, एमपीटी। ठीक है, तो एम का मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, पी का मतलब प्लेस, और टी का मतलब क्या होता है, टाइम। तो ये इसका होता है फुल फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि अभी तक ये देखिए जितने भी आप लोग इधर कोई भी सेंटेंस पढ़े हैं इसमें हमेशा एक ही एडवर्ब आता था। देखो इधर एनीवेयर एक एडवर्ब, इधर हेयर एक एडवर्ब, इधर क्या है एवरीवेयर एक एडवर्ब है, इधर देयर एक एडवर्ब है। ठीक है, तो ऐसे आप इसके पहले जितने भी सेंटेंसेज पढ़ रखे थे वो सारे सेंटेंसेज में कितने एडवर्ब थे, एक एक एडवर्ब ही आए हुए थे। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं कि जिनमें एक से अधिक एडवर्ब एक ही साथ आ जाते हैं। तो अब ऐसे सेंटेंसेज जिनमें एक से अधिक एडवर्ब एक ही साथ आ जाएंगे उनमें क्या करेंगे, तो उनके लिए सुनो, तो उनके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि उनको हम इस क्रम में रखेंगे। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा और फिर टाइम आएगा। क्लियर? चलो देखते हैं। देखिए लिखा है मृत्युंजय रैन फास्ट इन द रेस। ठीक है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कमल केम हेयर yesterday सेफली। हमने लिखा कि कमल कल यहाँ सेफली आया हुआ था। अब कमल क्या है, सब्जेक्ट है, केम क्या है, वर्ब है, कहाँ आया था, यहाँ, तो ये हेयर किसके बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बताया। कब आया था, यस्टरडे, तो ये किसके बारे में बताया, टाइम के बारे में। कैसे आया था, सेफली, सुरक्षित, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनर के बारे में बताएगा। तो देखो यहाँ पे तीनों एडवर्ब आए हैं, लेकिन सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले मैनर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कमल केम मैनर सेफली, फिर प्लेस आएगा, तो प्लेस के स्थान पे हेयर, और फिर टाइम आएगा, तो अब लास्ट में यस्टरडे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इन सबको मैनेज करेंगे। क्लियर? तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखो लिखा मृत्युंजय रैन फास्ट इन द रेस। ठीक है, तो कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, मैनर। कहाँ दौड़ा, इन द रेस, ये प्लेस हो जाएगा, तो ये प्लेस के बारे में बताया। अब सबसे पहले प्लेस आना चाहिए, मैनर आना चाहिए, फिर प्लेस, फिर टाइम,
तो देखो इसमें क्या है कि टाइम मिसिंग है तो मैनर और प्लेस आएगा, ठीक है। अरे मान लो कि ये पहला वाला मैनर नहीं दिया तो सीक्वेंस क्या होगा, प्लेस और टाइम। मान लो प्लेस नहीं दिया तो सीक्वेंस क्या होगा, मैनर और टाइम। और मान लो टाइम नहीं दिया तो सीक्वेंस क्या होगा, मैनर और प्लेस। आया समझ में इतनी बात। चलो आगे देखो, लिखा हिज पेरेंट्स विल अराइव हेयर विल अराइव टुमारो हेयर। अब देखो टुमारो किसके बारे में, टाइम, हेयर प्लेस के बारे में। अब सबसे पहले आएगा फिर मैनर फिर प्लेस टाइम, तो इसमें प्लेस बाद में टाइम पहले, तो प्लेस को हम पहले कर देंगे, टाइम को बाद में कर देंगे। अब सही हो गया। अगला, राधा डांस्ड ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द स्कूल। तो यहाँ पे क्या है, राधा डांस, राधा ने डांस किया अच्छे से, कब, इन द नाइट, और कहाँ, इन द स्कूल। तो इन द स्कूल ये प्लेस हो गया, इन द स्कूल क्या हो गया यहाँ पे, प्लेस हो गया। और इधर ये नाइट क्या है, टाइम है, और ये क्या है, ब्यूटीफुली मैनर। तो सबसे पहले मैनर आएगा तो मैनर ब्यूटीफुली, फिर प्लेस आएगा तो इन द स्कूल, फिर लास्ट नाइट टाइम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सबको मैनेज करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे हम लोग। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा है अराइव, कम, गो, ईटीसी को वर्ब ऑफ मूवमेंट कहा जाता है। इनके पहले एडवर्ब ऑफ डेस्टिनेशन मतलब प्लेस, उसके बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है। देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ब्स हैं अराइव, कम, गो, रन, ये सब जो वर्ब्स हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, या इन्हीं को वर्ब्स ऑफ मोशन कहा जाता है। मोशन मतलब जिसमें गति हो, जैसे कम आते हैं तो गति होती है ना, जंप करते हैं तो गति होती है, दौड़ते हैं तो गति होती है, जाते हैं तो गति होती है। तो ये सब के सब क्या है, या कहीं से आते हैं अराइव, तो ये सब में भी क्या है, गति होती है। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसी क्रियाएं जिनसे हमको गति के बारे में पता चलता है, चाल के बारे में पता चलता है, उन सारी क्रियाओं को हम वर्ब्स ऑफ मोशन बोलते हैं या वर्ब्स ऑफ मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जिनसे गति के बारे में पता चलता है। तो ये कह रहा है कि जब ये सभी वर्ब्स आए तो इनके साथ पहले एडवर्ब ऑफ डेस्टिनेशन आएगा, मतलब जहां जाना चाहते हैं पहले उस स्थान के बारे में बताएंगे, उसके बाद में कैसे गए तो एडवर्ब ऑफ मैनर बताएंगे। अब देखो सेंटेंस लिखा है गर्ल्स वेंट क्विकली होम। गर्ल्स कहाँ गई, होम गई, तो होम पहले आएगा, कैसे गई, क्विकली, तो ये बाद में। तो देखो इधर होम पहले आया, क्विकली बाद में। अगला स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, ऑफन, नेबर, सेल्डम, ऑलवेज, ईटीसी का प्रयोग वर्ब टू बी के बाद। वर्ब टू बी कौन सी होती हैं, वही बी बेस की वर्ब होती हैं। बी बेस की वर्ब कौन कौन सी हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। ये जो 7 वर्ब्स लिखी हैं, मतलब 6 इधर और 1 इसको भी इसी में रखते हैं, तो ये सातों वर्ब्स क्या कहलाती हैं, वर्ब टू बी, या इन्हीं को बी बेस वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये सारी वर्ब्स लिखी हुई हैं, इनका प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में किया गया है तो ये जो ऊपर वाले सेंटेंस लिखे हैं इनका प्रयोग इन सब के बाद में हमेशा किया जाता है, लेकिन मेन वर्ब से पहले। अब वही बात है कि अगर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आई है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, मेन वर्ब से पहले होगा। लेकिन अब अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो मेन वर्ब से पहले होगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा कमल ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, ठीक है। अभी जो लिखा है कमल ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, जो वर्ड लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि स्पीक्स क्या है, मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है तो इसका हमने ऑलवेज का प्रयोग मेन वर्ब से पहले कर रखा है, ठीक है। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए अगला लिखा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करती है, इससे हमको ये पता चलता है कोई कार्य कितनी बार हुआ है, ठीक है। जैसे नेवर, ऑलवेज, रेयरली, जनरली, ऑफन, यूजुअली, या इसके अलावा और भी लिख सकते हो वंस, ट्वाइस, थ्राइस। तो ये सब क्या हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है। मतलब कोई कार्य कितनी बार हुआ है। चलो देखते हैं। परंतु यदि वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों का प्रयोग हुआ हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, फिर वही बात है
कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले, वही बात है। जैसे लिखा है ही कम्स नेवर लेट, अब देखो कम्स यहाँ क्या है, वर्ब नेवर आ गया, अब यहाँ पे मेन वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब से पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही नेवर कम्स लेट। अगला लिखा है सी वाज आस्किंग ऑलवेज फॉर मनी, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा ये इधर नीचे लगाया हुआ है, ऊपर मिसिंग है, तो यहाँ पे देखो ये वाज क्या है हेल्पिंग वर्ब, आस्किंग क्या है मेन वर्ब, तो दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पे बीच में लिखेंगे जो कि यहाँ लिखा है। अगला आई ऑफन हैव हेल्प, अब देखो हैव हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मेन वर्ब, तो ऑफन इन दोनों के बीच में, तो देखो यहाँ पे ये हो गई हैव हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्प क्या हो जाएगी मेन वर्ब, तो इन दोनों के हमने क्या किया है बीच में लिख दिया है ऑफन को। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित स्ट्रक्चर को याद रखें। अब ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कैसे इंपॉर्टेंट है इसको देखो, अगर कहीं पे टू मच लिखा हुआ दिखे तो इसके बाद हम नाउन लगाते हैं, या नाउन से पहले टू मच आता है, और दूसरी भाषा में इसे कहें तो मच टू अगर आएगा तो एडजेक्टिव से पहले किसका हम प्रयोग किया करते हैं, मच टू का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले हम किसका प्रयोग किया करते हैं, मच टू का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों अगर किसी सेंटेंस में नाउन लिखा है तो नाउन से पहले टू मच, और एडजेक्टिव लिखा तो एडजेक्टिव से पहले मच टू। अब इस बात को ध्यान से थोड़ा सुनो आप लोग, तो आशा करता हूं कि ये बातें उस समय आपको समझ में आएंगी। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं फिर से। पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो TOO2 होता है प्यारे बच्चों, ये होता है एडवर्ब। ये जो TOO2 होता है क्या होता है, ये एडवर्ब हुआ करता है, ठीक है। और ये जो मच होता है ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है, ये दोनों काम किया करता है, ठीक है। अब समझो आप देखो, अगर किसी सेंटेंस में नाउन लिखा हुआ है तो नाउन से पहले क्या आता है, नाउन की विशेषता को कौन बताता है, एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव की विशेषता को कौन बताता है, एडवर्ब, और एडवर्ब की विशेषता को कौन बताता है, तो दूसरे एडवर्ब्स बताते हैं। ये बात आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब मान लो कि कहीं ये वाला पार्ट यहाँ से निकाल लें, ठीक है, एडवर्ब निकाल लें और एडजेक्टिव निकाल लें, ठीक है। तो अगर एडवर्ब और एडजेक्टिव निकालेंगे तो ये बात तो आपको अंडरस्टूड है ना कि इसके बाद में क्या रहा आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, क्योंकि नाउन में से ही निकाला है। और अगर मान लो ये वाला पार्ट निकाल लें, यहाँ से ये दो एडवर्ब निकाल लूं, इधर एडवर्ब प्लस एडवर्ब निकाल लूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पता है कि इसके बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो अगर ये बात आप समझते हैं तो ये क्लियर है। अब देखो यही यहाँ पे यही बात है। अब देखो ये जो TOO2 लिखा है ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। समझो इसको पहले, TOO2 क्या होता है, एडवर्ब। अब एडवर्ब की विशेषता को कौन बताएगा, एडवर्ब, ठीक है। मतलब दो एडवर्ब निकाले गए हैं, मतलब कि ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस ये निकाल लिया गया। अब ये निकाल लिया गया तो यहाँ क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो वही लिखा है कि मच टू के बाद में हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव लिखा होना चाहिए। दूसरा, अब TOO2 लिखा है तो टू क्या होता है, एडवर्ब। अब एडवर्ब किसकी विशेषता को बताया होगा, एडजेक्टिव की। तो यहाँ मच जो है, यहाँ पे मच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब एडवर्ब और एडजेक्टिव है साथ में, एडवर्ब और एडजेक्टिव है साथ में, एडवर्ब या एडजेक्टिव है साथ में, तो मतलब नाउन यहाँ पे होना चाहिए, तो ही यहाँ पे नाउन लिखा है।
अब आज ये सेंटेंस को देखते हैं। तो लिखा ही हैज गॉट मच टू पेन। अब देखिए यहाँ पे पेन दर्द नाउन है ना, अब नाउन से नाउन की विशेषता को एडवर्ब बताता है कि एडजेक्टिव, तो जाहिर सी बात है कि नाउन की विशेषता को एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ जहाँ TOO लिखा है, हमें यहाँ क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो TOO एडवर्ब होता है और मच क्या होता है, एडजेक्टिव। तो मच यहाँ आ जाएगा टू, यहाँ तो वही चीज उधर लिखा है कि नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, टू मच का। अगला लिखा ही इज मच टू ट्रबल, ठीक है। अब देखो वो बहुत ज्यादा परेशानी में है। अब अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ देखो ट्रबल लिखा हुआ है ना, परेशानी में, तो ये भी क्या है, यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है। तो नाउन की विशेषता को एडजेक्टिव बताएगा, तो फिर हम यहाँ मच लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, TOO। अगला लिखा है इट इज टू मच पेनफुल। अब देखो पेन क्या होता है, नाउन होता है, और पेनफुल ऐसे नहीं पहचान पा रहे हो तो ऐसे पहचानो, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में फुल लगा होता है या लेस लगा होता है, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। सॉरी, हाँ एडजेक्टिव होते हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पेनफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता को कौन बताएगा, यहाँ एडवर्ब बताएगा। तो यहाँ पे TOO होना चाहिए, तो TOO यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, मच टू पेनफुल हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है इतना। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं, हमने लिखा रमन इज मच टू experienced for this job। प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है, पहले इसको समझो, एक शब्द होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स क्या होता है, अनुभव। और एक शब्द होता है एक्सपीरियंस्ड, और एक्सपीरियंस्ड मीन्स क्या होता है, अनुभवी। तो आप लोग बताओ कि अनुभव व्यक्ति होता है कि अनुभवी व्यक्ति होता है। तो जाहिर सी बात है आप भी कहेंगे सर अनुभवी व्यक्ति होता है। तो अगर व्यक्ति के बारे में अनुभवी बताएगा तो व्यक्ति कोई नाउन होगा, और नाउन के बारे में बताएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस्ड प्यारे बच्चों क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एक्सपीरियंस क्या होता है, ये नाउन होता है। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, एक गुण है ना, हमने कहा भैया इनको बहुत एक्सपीरियंस, मतलब उनके अंदर वो गुण है। तो एक किसी क्वालिटी का नाम हो, जिसका नाम होता है उसको नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वर्ड लिखा है ये क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है। और ये जो एक्सपीरियंस लिखा है ये किसी नाउन के बारे में बताता है, इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, इसको हम एडजेक्टिव बोल देंगे। अब सुनना आप ध्यान से, देखो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है, लिखा रमन नाउन है, इज वर्ब है, रमन क्या है, एक्सपीरियंस्ड है। तो रमन नाउन है, नाउन के बारे में बताएगा, तो एक्सपीरियंस्ड क्या है, एडजेक्टिव। अब बताओ एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या लिखा है, TOO एडवर्ब, और एडवर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब ही। तो यहाँ मच क्या हो जाएगा, यहाँ ए भी एडवर्ब। तो अब ये देखो सेंटेंस क्या है, सही लिखा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मच टू का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। तो मच टू के बाद क्या आया है, एडजेक्टिव। थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा और आप ये समझो कि एक शब्द होता है एनफ। एनफ मीन्स क्या होता है, पर्याप्त, मतलब जितने की आवश्यकता है उससे भी अधिक। प्यारे बच्चों, एनफ शब्द का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, एक एडजेक्टिव के रूप में करते हैं और दूसरा एडवर्ब के रूप में करते हैं। जब एनफ शब्द का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो जैसे दुनिया में सारे एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि अपना जो एनफ हो वो भी नाउन से पहले ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एनफ लिखा होगा, मतलब ए यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। लेकिन जब एनफ का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में करते हैं तो फिर बड़ी नौटंकी करता है ये भैया यहाँ पे पूरे ग्रामर का एकमात्र ऐसा इकलौता नालायक लड़का है कि ये जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है हमेशा उसके बाद में आता है। दुनिया के सारे एडवर्ब जिस एडजेक्टिव को या जिस एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं उससे पहले आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है कि जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसके हमेशा बाद में आता है, बाकी सब पहले आते हैं। देखो इधर पढ़ा रखा है ना, ये देखो नाउन को जो एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा उस नाउन से पहले, एडवर्ब जिस एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा उस एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब जिस एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा उस एडवर्ब से पहले। लेकिन ये बंदा ऐसा है
कि ये कहता नहीं दुनिया एक तरफ हम एक तरफ, तो ये क्या कह रहा है, चलो इसको एक तरफ कर ही देते हैं, बेचारा अकेला हो जाएगा, वो बात अलग की है। देखो सामान्यतः ये होता है कि अगर कहीं एडजेक्टिव लिखा हुआ तो एडजेक्टिव की विशेषता जो एडवर्ब बताता है वो हमेशा उस एडजेक्टिव से पहले आता है, लेकिन एनफ के केस में जो एडजेक्टिव जिस एडजेक्टिव की विशेषता को एनफ बताएगा हमेशा उसके बाद में आएगा। आया समझ में? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट हमने लिखा ही हैज एनफ एक्सपीरियंस। तो देखो अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्ड जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्ड क्या है, नाउन है। अब अगर एक्सपीरियंस वर्ड का प्रयोग हमने इसमें नाउन के रूप में कर रखा है तो नाउन की विशेषता को कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एनफ कैसे आया, एडजेक्टिव। तो जैसे दुनिया के सारे नाउन आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं नाउन से पहले, वैसे ये भी आया। लेकिन अगर यही मैं लिख दूं सेकंड में कि ही इज एनफ एक्सपीरियंस्ड, और वही आगे लिख दे रहा हूं फॉर दिस जॉब, तो यहाँ पे अब देखो ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और एक्सपीरियंस कौन है, ही। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताता है क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब कहाँ होना चाहिए, एडजेक्टिव से पहले होना चाहिए। लेकिन इसकी केस में क्या होता है कि एनफ का प्रयोग हम एक्सपीरियंस्ड के यहाँ बाद में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज एक्सपीरियंस्ड एनफ फॉर दिस जॉब। ये कहानी है इसकी। क्लियर है इतना? चलो बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एक एक दो दो एडवर्ब्स को अलग से देखेंगे। जैसे सबसे पहला एडवर्ब हम लोग देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, वो है वेरी और मच। कौन कौन से वर्ड हैं, वेरी और मच। तो वेरी का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, और मच का प्रयोग हम हमेशा कहाँ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल से पहले। कहने का मतलब है कि ऐसा हर जगह नहीं होगा, नई दुनिया में खोजो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल कहाँ लिखा है। अगर सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तब उससे पहले करेंगे, आया समझ में। और अगर पास्ट पार्टिसिपल आएगा तब उससे पहले करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल ना दिखे तो तुम यूज ही मत करो, नहीं ऐसा नहीं है। तो सुनिए, जैसे हमने लिखा माई मदर माई ग्रैंड मदर, हालांकि अब रही नहीं, तो टोल्ड मी अ मच इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये सेंटेंस हमने लिखा, क्लियर। और अगला हमने लिखा कमल इज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। अब ध्यान से सुनो पहले कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ नहीं होता, ये वही है कि कुछ लोग घर का नाम है, घर पे रहते हैं, ठीक है, उनको कोई ऐसा कुछ भोलू भोलू करके बुला रहे हैं, स्कूल में पहुंचते हैं उनका नाम भानवेंद्र प्रताप सिंह, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो वही है ये भैया, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये जो प्रेतात्मा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये इसका नाम क्या है, एडजेक्टिव है। जब किसी सेंटेंस में, और ये किस फॉर्म में रहता है, ये सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहन के कभी भी रात में आके डरा सकता है। तो ये किस फॉर्म में रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के फॉर्म में रहता है। आशा करता हूँ कि ये बातें आप समझ रहे होंगे। अब कैसे, जैसे मैंने लिखा कि फ्लाइंग बर्ड्स, तो
तो देखो बर्ड्स क्या है, नाउन है। ये फ्लाइंग किसके बारे में बता रहा है, बर्ड्स के बारे में ना। तो नाउन के बारे में जो बताया वो क्या है, एडजेक्टिव। जैसे हमने इधर लिखा कि ब्लू बर्ड्स, तो ब्लू बर्ड्स का मतलब पक्षियाँ, बर्ड्स मतलब चिड़िया। कैसी चिड़िया, नीली। तो नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव। तो जैसे नीली चिड़िया एडजेक्टिव है, नीला एडजेक्टिव है, वैसे ही फ्लाइंग बर्ड्स, तो बर्ड्स कैसी हैं, फ्लाइंग है, उड़ती हुई चिड़िया। तो यहाँ पे नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव। लेकिन अब यहाँ पे नाउन था, एडजेक्टिव था, सिंपल था, तो इसको केवल एडजेक्टिव। लेकिन अगर वही वर्ड मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में हो और नाउन की विशेषता को बताए, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जो दूसरे महाशय इधर बैठे हैं पास्ट पार्टिसिपल, इनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। इनको भी बातों बातों में जाने क्या क्या हो गया था। ये भी एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, लेकिन ये भाई साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में रहते हैं। ठीक है, किसके थर्ड फॉर्म के, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा संक्यन शिप, क्या हमने लिखा, संक्यन शिप। अब शिप का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और यहाँ पे संक्यन मतलब डूबा हुआ जहाज, मतलब जो जहाज है वो डूब चुका है। ठीक है, तो ये जो संक्यन है शिप के बारे में बताया, तो ये जो नाउन के बारे में बताया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया बिग शिप, तो शिप नाउन है, कैसा शिप है, बड़ा। तो नाउन के बारे में बताया तो बिग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो सेम जैसे ये एडजेक्टिव वैसे ही एडजेक्टिव। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव ऐसा हो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हो, किसी नाउन की विशेषता बताए, तो उसी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आगे समझ में आ जाओ टॉपिक पे आप लोग। अब लिखा है माई मदर टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छा देखो, इंटरेस्ट क्या होता है, वर्ब होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी में आईएनजी लगा तो इंटरेस्टिंग हो गया। अब ध्यान से सुनो इसको, पहले आप लोग जरा गौर फरमाइए। इधर देखिए, यहाँ स्टोरी नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है। तो जैसे दुनिया के सारे एडजेक्टिव, वैसे इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव। लेकिन अब चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पीपी। पीपी मतलब इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देंगे। लेकिन मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले तो वेरी आता है, तो ये मच भाई साहब को बता देंगे इज्जत से कि ये आप गलत जगह चले आए हैं, और यहाँ पे किसको लगा देंगे हम, वेरी लगा देंगे। आए समझ में। अगला देखिए लिखा हुआ है कमल, नाउन। इज क्या है, वर्ब है। अच्छा, कमल क्या है, इंटरेस्टेड है। कमल क्या है, इंटरेस्टेड है। जैसे हमने लिखा कमल इज इंजर्ड। कमल क्या है, घायल है। तो घायल कौन है, कमल। कमल नाउन है, नाउन के बारे में बताया, तो घायल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, वैसे ही कमल नाउन है, कमल क्या है, इंटरेस्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन अब चूंकि ये जो एडजेक्टिव है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है, तो हम क्या बोल देते हैं, ये भी पीपी ही होगा। ठीक है, लेकिन अब इधर ये पीपी क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ऐसे ये जो इंजर्ड लिखा है ना, ये भी यही पीपी है। ये जो इंजर्ड लिखा है वो भी वही पीपी है। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया कमल इज मैरिड। ये भी क्या है, ये भी यही पीपी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से वेरी को बताएंगे, भाई साहब आप दूसरी जगह पे आ गए हैं, यहाँ पे किसको बैठना है, मच को बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ मच लिख देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में अच्छे से एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आई होंगी। क्लियर है इतना। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, और अगला टॉपिक जो है वो कुछ ऐसा है कि दो शब्द हैं। एक शब्द होता है हार्ड और एक शब्द होता है हार्डली। तो हार्ड मीन्स क्या होता है, कठिन या कठोर, और हार्डली मीन्स क्या होता है, ना के बराबर। तो पहले दो सेंटेंस लिखता हूं, फिर दोनों भाई साहब को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। पहला सेंटेंस हमने लिखा कि वी कांट लॉस आवर हार्डली वोन फ्रीडम। और दूसरा हमने लिखा ही हैज हार्डली
एक्सपीरियंस। अब ध्यान से सुनना, अब इसको सेंस के अनुसार हम यहाँ लगाएंगे। देखो, वी कांट लॉस आवर हार्डली ओन फ्रीडम। अब देखो यहाँ पे फ्रीडम क्या है, नाउन है, ठीक है। कैसी फ्रीडम है, जीती हुई। नाउन के बारे में बता रहे थे, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब हम नहीं खो सकते अपनी ना के बराबर जीती हुई स्वतंत्रता को कि कठिनाई से जीती हुई स्वतंत्रता को। तो जाहिर बात है कठिनाई से जीती हुई स्वतंत्रता को, तो यहां से हार्डली को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, हार्ड। अगला, उसके पास ना के बराबर एक्सपीरियंस है कि उसके पास कठोर एक्सपीरियंस है। तो जाहिर सी बात है ना के बराबर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हार्ड और हार्डली का प्रयोग किया करते हैं। आया समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक अपना होता है एडवर्ब समटाइम्स। समटाइम्स मीन्स होता है ऑकेजनली, मतलब कभी कभार। और एक शब्द होता है सम टाइम। सम टाइम का मतलब होता है एट एन अनडिसाइडेड टाइम, किसी भी अनिश्चित समय में, कोई भी ऐसा समय जो डिसाइड नहीं होता है, जिसके बारे में कुछ हमको अता पता नहीं होता है, अता पता लापता होता है, उसको हम सम टाइम में रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, जैसे हमने लिखा सम टाइम यू लुक स्ट्रेंज, और अगला हमने लिखा sometime I think we should never meet to each other, कि हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे और एक सेंटेंस और लिखा, हमने लिखा दे कैन, कैन नहीं लिखूंगा, नहीं सही नहीं पड़ेगा। हमने लिखा दे वांट सम टाइम टू डिसाइड इट्स नेम, ऐसा हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सम टाइम, किसी अनडिसाइडेड टाइम में आप स्ट्रेंज दिखते हैं, मतलब अलग दिखते हो, विचित्र दिखते हो, कि कभी कभार आप विचित्र दिखते हो, तो कभी कभार हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, समटाइम्स। ऐसे किसी भी अनडिसाइडेड टाइम, मतलब कोई भी ऐसा टाइम जिसके बारे में हमने सोच नहीं रखा है, तो उस समय हम सोचते हैं कि हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, कि कभी कभार, वो जो कहते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो वही ये कह रहा है कि हम एक दूसरे से ना मिलें, ठीक है। तो यहाँ पे सम टाइम नहीं, समटाइम्स। लेकिन अब नाम डिसाइड करना कभी कभार वाला काम तो होगा नहीं, ये तो किसी भी समय डिसाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम टाइम लिखेंगे, सही है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हम लोग आगे। ये आगे कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं, खत्म हो जाता है तुरंत, ठीक है। एक शब्द होता है प्यारे बच्चों, लेटली, ठीक है। और लेटली मीन्स क्या होता है, रिसेंटली। लेटली मीन्स क्या होता है, रिसेंटली होता है, ठीक है। और एक वर्ड होता है यट। यट मीन्स होता है अभी तक, क्या होता है, अभी तक। और रिसेंटली मीन्स क्या होता है, हाल ही में, ठीक है। तो ये जो एट लिखा है अभी तक, इसका हम प्रयोग हमेशा कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया करते हैं, और वो भी जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हीं में हम किया करते हैं। अब देखो यूज, और दोनों ही क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। जैसे हमने लिखा माई ब्रदर कंप्लीटेड हिज रिसर्च लेट। अगला हमने लिखा कि दे did not informed me yet। अब ये दो सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए, ये दो सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये जो दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें पहले में लिखा है माई ब्रदर कंप्लीटेड हिज रिसर्च लेट,
अब मेरा जो भाई वो देर से रिसर्च कंप्लीट कर रहा है या लेटली हाल ही में उसने कंप्लीट किया है, तो हो जाएगा माई ब्रदर हैज कंप्लीटेड हिज रिसर्च लेटली। अगला लिखा हुआ है, अच्छा लेटली का प्रयोग भी हम कहाँ करते हैं, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि नेगेटिव में करें। लेकिन ये पक्का है कि हमेशा नेगेटिव में ही आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं ना, या फिर हैव लिखते हैं। तो लेकिन सब्जेक्ट अपना दे है तो इसके साथ हैव आएगा, तो हो जाएगा दे हैव नॉट और इन्फॉर्म्ड ऑलरेडी लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मी यट कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो अब ये भी क्या हो गया है, सही हो गया है। क्लियर इतना? तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। टाटा बाय बाय।